बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसमें एग्जांपल हमारे पास 7.4 है। द वेट ऑफ अ मेटल स्पून इन एयर इज़ 0.48 न्यूटन। मेटल स्पून का जो वेट है एयर में 0.48 न्यूटन है। इट्स वेट इन वाटर में उसका वेट जो है वो 0.42 न्यूटन है। फाइंड इट्स डेंसिटी, हमने इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द स्पून इन एयर लिख लें तो 0.48 न्यूटन। वेट ऑफ स्पून इन वाटर W2 इज इक्वल टू 0.42 न्यूटन। उसके बाद स्पून की डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि वाटर की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें गिवन नहीं है, ये आपको खुद याद होनी चाहिए कि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है और साथ में इसके यूनिट आ जाएंगे डेंसिटी के। अब हमने क्या करना है, डेंसिटी ऑफ स्पून हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से देखेंगे कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये पिछले लेक्चर में हमने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा, एप्लीकेशन थी जो कि आर्चिमीदेस प्रिंसिपल की, तो वो हमने पढ़ी। उसमें ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। D इज इक्वल टू W1/W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय रो। ठीक है। अब W1 की वैल्यू हमारे पास 0.48 न्यूटन, W1 की वैल्यू वो पुट कर दी, माइनस W2 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय रो की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, पहले इन दोनों को माइनस कर दें, उसके बाद 1000 को 0.48 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को माइनस करें, जो आंसर आता है उन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी के यूनिट हैं। तो इस तरह से हमारे पास कैपिटल D आ गया, यानी कि हमने स्पून की डेंसिटी फाइंड आउट कर ली। ठीक है। बहुत आसान सी एग्जांपल है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 7.7 प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि तैरने का असूल। तैरने का असूल का क्या मतलब है, हमने ये देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वाटर के ऊपर कब वो तैर सकता है, कब वो सिंक कर सकता है। ठीक है। कब वो तैरेगा, यानी कि ऐसी क्या वजह होगी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा वाटर में, और ऐसी फिर कौन सी वजह होगी जिसमें वो उसके अंदर सिंक कर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आपको पहले मैंने बताया था कि आर्चिमीदेस प्रिंसिपल में कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर पानी के अंदर हम उसको डिप करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, अपथर्स्ट फोर्स वाटर की तरफ से, उसको हम क्या बोलते हैं, अपथर्स्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कब सिंक करता है, जब उसका वेट जो होता है, ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो ग्रेटर हो जाए अपथर्स्ट फोर्स से, यानी कि पानी की जो फोर्स है, अपथर्स्ट फोर्स है, वो कम हो जाए और ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो उसके अंदर सिंक कर जाएगा, डिप हो जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कब करेगा, वो फ्लोट तब करेगा जब उसका वेट या तो अपथर्स्ट फोर्स से लेस हो या फिर अपथर्स्ट फोर्स के इक्वल हो। ठीक है। दो कंडीशंस हैं, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट वो वाटर के अंदर फ्लोट तब करेगा जब उसका वेट अपथर्स्ट फोर्स के या तो लेस हो या फिर इक्वल हो। तो अगर अपथर्स्ट फोर्स से उस ऑब्जेक्ट का वेट ग्रेटर हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर सिंक कर जाएगा। ठीक है। तो अब यही चीज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ने बताई। उसने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब वो फ्लोट करता है तो, या फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो उतना ही फ्लूइड को, उतना ही लिक्विड को साइड पे हटाता है जितना उसका अपना वेट होता है। ठीक है। जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो उतना ही वाटर को, उतना ही लिक्विड को या उतना ही फ्लूइड को वहाँ से साइड पे हटाएगा। ये तो आपको मैंने पिछले उसमें लेक्चर में बताया था कि जब उसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डिप करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम या अपने वेट के इक्वल वहाँ से लिक्विड को साइड पे हटाता है। तो अब यही चीज़ यहाँ पे है। तो an object sinks if its weight is greater than the upthrust acting on it। ऑब्जेक्ट सिंक करता है जब उसका वेट जो है वो अपथर्स्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। एंड इक्वल फ्लोट्स इफ़ इट्स वेट इज़ इक्वल और लेस देन द अपथर्स्ट, और जब उसका वेट जो है वो इक्वल होता है या फिर लेस देन होता है अपथर्स्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड फ्लूइड द अपथर्स्ट एक्टिंग ऑन इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वही चीज़ कि जब वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि उसकी जो अब वेट है वो अपथर्स्ट फोर्स के या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा, लेस होगा।
इन केस ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट में बी पार्शली इमर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि जो फ्लोट ऑब्जेक्ट कर रहा है वो पूरे का पूरा उसके अंदर डिप नहीं हुआ होता है, वो पार्शली यानी कि थोड़ा उसका हिस्सा जो होता है वो वाटर के अंदर डिप होता है। द अपथ्रस्ट ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती है, ठीक है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इट स्टेट्स दैट, अब ये स्टेटमेंट है उसकी, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वेट होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यानी कि जितना वो फ्लूइड साइड पे करेगा वो फ्लूइड और वो ऑब्जेक्ट दोनों का वेट क्या होगा, इक्वल होगा। अब उसके बाद ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये पूछते हैं कि आर्चिमिडीज प्रिंसिपल जो है इज़ एप्लीकेबल ऑन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एज वेल एज गैसेज। यानी कि जो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है वो किस किस चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, ये किन किन के लिए, तो ये लिक्विड और गैसेज दोनों के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में अक्सर आया हुआ होता है कि आर्चिमिडीज प्रिंसिपल किन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ से इसको अंडरलाइन करेंगे आप, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 7.5। एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून वेट 80 न्यूटन। इसका वेट हमारे पास 80 न्यूटन है। इट इज़ फील्ड विद 10 क्यूबिक मीटर ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम गिवन है, और हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट द बैलून कैन लिफ्ट बिसाइड इट्स ओन वेट। यानी वेट हमने फाइंड आउट करना है W1, और द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास गिवन है जिसको हमने ρ1 का नाम दे दिया, एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3, और डेंसिटी ऑफ एयर हमने फाइंड आउट करनी है, और वेट ऑफ द कॉन्टेंट्स हमने फाइंड करना है। यानी कि वेट ऑफ हाइड्रोजन भी फाइंड करना है, वेट ऑफ द कॉन्टेंट्स भी फाइंड करना है। W1 और W2 हमने फाइंड आउट करना है। अब पहले सबसे पहले हम अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू ρ2g, ये GV कर लें इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, ρ2 की वैल्यू पुट करें, G की वैल्यू और V की वैल्यू पुट करें, तीनों को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो फोर्स है वो अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो 130 न्यूटन आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, W1 फाइंड आउट करना है। यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, W1 इज इक्वल टू ρ1GV या VG, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, W2 फाइंड आउट करना है। W2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स जो होगी वो हमारे पास इनके वेट के इक्वल होगी, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, इनके वेट के इक्वल है, तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू W प्लस W1, टोटल वेट जो होगा हमारे पास W प्लस W1 प्लस क्या आ जाएगा, W2। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, W2 जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। W की वैल्यू भी गिवन है, W1 की वैल्यू भी हमने निकाली, F की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, और W2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये W इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये W इधर आके इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, बल्कि यहाँ पे इन्होंने बाद में किया, अगर आप पहले माइनस कर लेंगे तो भी ठीक है, अगर आप बाद में एंड पे आके करेंगे तो भी ठीक है। तो यहीं पे अगर आप माइनस कर लेते हैं, F माइनस W माइनस W1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W2। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41 न्यूटन। लेकिन अगर आप इस तरह से एंड पे जाके इसको अरेंज करेंगे तो भी ठीक है, अगर आप पहले अरेंज कर लेते हैं तो तब भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी 7.7 एग्जाम्पल थी। 7.5 आई थिंक जी, ये 7.5 एग्जाम्पल थी। तो नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है वो इसी का सब टॉपिक है, शिप्स एंड सबमरीन्स। अब जो शिप्स हैं या सबमरीन्स हैं वो किस तरह से पानी के अंदर फ्लोट करती हैं, किस तरह से वो मूव करती हैं। तो यही चीज़, जैसे वो कह रहे हैं कि वुडन ब्लॉक अगर हम उसको पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो वेट होता है वो उसके अपथ्रस्ट फोर्स के वेट के इक्वल होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगी, कब तक उसके अंदर फ्लोट करेगा, जब तक उसका वेट अपथ्रस्ट फोर्स के वेट के इक्वल होगा या फिर लेस होगा। अगर उसका उस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। ये हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हमारे पास है। अब हमारे पास जो शिप्स और वेट आप देखते हैं, एक छोटा सा जो ब्लॉक है वो तो उसके अंदर क्या करता है, फ्लोट कर रहा है। और दूसरा अगर आप देखते हैं, आप कोई स्टोन उसके अंदर फेंकते हैं पानी के अंदर तो वो क्या करता है, वो सिंक कर जाता है, वो उसके अंदर डूब जाता है। और अगर आप देखिए तो इतने बड़े बड़े जहाज़ आप देखते हैं, किश्तियाँ देखते हैं आप, सारी पानी के अंदर फ्लोट कर रही होती
होती हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है वो तो उसके अंदर सिंक कर जाता है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। तो कोई तो रीज़न है ना जो इस तरह से फ्लोट करते हैं। तो इस वजह से है क्योंकि इनकी शेप्स अगर आप देखिए तो इनकी एक स्पेसिफिक किस्म की शेप्स बनी हुई होती हैं। इनको जो बनाया जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। उसी असूल के उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इन शिप्स को, इन आबदोज़ को बनाया जाता है। इनको बनाया जाता है ताकि ये क्या करे, पानी के अंदर डूबे नहीं बल्कि क्या करे, सिंक करे। अब आपने देखा होगा कि सबमरीन जो हैं वो पानी के ऊपर भी ट्रैवल करती हैं और पानी के अंदर भी ट्रैवल करती हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो सबमरीन्स होती हैं इनके अंदर टैंक होते हैं। जब उन टैंक्स को हम वाटर के साथ फिल कर देते हैं तो उसका वेट जो होता है वो अपथस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहाँ पे चली जाती है, वाटर के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से जब हमने उसके ऊपर लेके आना होता है उसको प्रेशर से उसके अंदर हमने वाटर फिल किया होता है टैंक में, उसको हम खाली कर देते हैं, उस वाटर को निकाल देते हैं। जैसे ही हम वाटर को निकालते हैं तो इस सबमरीन का जो वेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किससे? अपथस्ट फोर्स से, जिसकी वजह से कहाँ पे आ जाती है, ऊपर आ जाती है, ठीक है। इस तरह से सबमरीन जो है वो वाटर के अंदर भी ट्रैवल करती है और वाटर के बाहर भी, यानी कि ऊपर भी और अंदर भी ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसकी लाइंस जो हैं वो आपको बता दी हैं। अब ये वाला भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, क्या सबमरीन कैन ट्रैवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर। सबमरीन जो हैं वो ट्रैवल करती हैं अंडर वाटर के भी और ओवर, यानी कि ऊपर भी और अंडर वाटर भी, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। इट फ्लोट्स ओवर वाटर व्हेन द वेट ऑफ वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन इट्स वेट। ये इसका वेट जो है वो किसके इक्वल होता है? अपथस्ट फोर्स के इक्वल होता है। यानी जब वो उसके ऊपर करती है तो तब क्या होता है, उसका वेट जो होता है वो क्या होता है? इट फ्लोट्स ओवर वाटर व्हेन द वेट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन इट्स वेट, ठीक है। अंडर वाटर दिस कंडीशन इट इज़ सिमिलर टू अ शिप रिमेन्स partially above water level. It has a system of tanks which can be filled with an emptied from sea water, ठीक है। When these tanks are filled with sea water, the weight of submarine increases. As soon as its weight becomes greater than the upthrust, it dives into water and remain underwater. समझ आ गई है ना? किसकी जो टैंक होते हैं उसको फिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका वेट अपथस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाता है और ये पानी के अंदर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल है 7.6 है। अ बेज 40 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड, ठीक है। अब हमारे पास यानी कि एरिया आ गया, दो चीज़ें आ गई, इसमें दो लेंथ हैं, एक 40 है और दूसरा क्या है, 8 है। उसके बाद हुज साइड्स आर वर्टिकल फ्लोट्स पार्शली लोडेड इन वाटर इफ़ 5000 न्यूटन ऑफ कार्गो इज़ एडिड, हाउ मेनी मीटर्स विल इट सिंक्स, ठीक है। अब हमारे पास पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। उसके बाद जो एडिशनल लोड होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ये हमारे पास गिवन डाटा में आ जाएगा। उसके बाद है इंक्रीज अपथस्ट एफ ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू द एडिशनल लोड। अब ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर हम अपथस्ट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, एफ इज़ इक्वल टू रो वी जी या जी वी। अब एफ हमारे पास किसके इक्वल हो सकता है, डब्ल्यू के, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू रो जी वी। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। अब जब वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू भी है, जी की वैल्यू भी है, रो की वैल्यू भी है, क्योंकि हमारे पास जो वाटर है इसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1000। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, वी निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है, हमने यहाँ से वी क्यों निकाला, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होता है वो ए एच या एच ए के इक्वल होता है, वी इज़ इक्वल टू ए एच, ठीक है। तो जब हम वी को दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, बल्कि ए एच है तो ए जो है वो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एच क्या बन जाएगा, वी ओवर ए, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला है ना वी इज़ इक्वल टू ए एच वॉल्यूम का, वहाँ से हमने ये निकाल लिया एच के लिए, और वी की वैल्यू पुट करेंगे, एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी जो कि सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। मीटर में आएगी, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये फार्मूला हमने जो यहाँ पे अप्लाई किया है वो वॉल्यूम वाला किया है, वी इज़ इक्वल टू ए एच, जो कि हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिसिटी है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।